बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन की बंदरगाह पर मिसाइल हमले, अनाज एक्सपोर्ट पर समझौते के दूसरे ही दिन कार्रवाई। अमेरिका ने कहा रशिया को जवाबदेह बनाया जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $270 मिलियन की नई फौजी मदद का किया ऐलान। फाइटर जेट्स भी दिए जाएंगे। श्रीलंका की नई हुकूमत एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे, एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा। पाकिस्तान में लंका जैसे हालात दूर नहीं, पंजाब असेंबली में हार के बाद इमरान खान ने दी वार्निंग। नाब्लस में हमास लीडर नासिरुद्दीन पर कातिलाना हमला, तंजीम ने कहा फलस्तीनी अथॉरिटी हमला आवरों को अंजाम तक पहुंचाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इदारे IAEA ने किया खबरदार। टीवी और सोशल मीडिया पर कैंगरू कोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, मुल्क पीछे जा रहा है, जमहूरियत कमजोर हो रही है, चीफ जस्टिस रमना का सख्त खिताब। यासीन मलिक ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। रुबैया सईद केस में शख्सी पेशी की इजाजत ना देने पर एहतजाज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। फलस्तीन के साबिक नायब वज़ीर आज़म नासिरुद्दीन अल शायर पर कातिलाना हमला हुआ है। ये वाक़या नाब्लस टाउन में पेश आया। उनके पैरों पर 6 गोलियां लगीं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। मकामी सोर्सेस ने बताया कि यह वाक़या जुमे को पेश आया जब नामालूम लोगों ने गाड़ी से फायरिंग की। उन्होंने फ़लस्तीन में इस्माइल हानिया की क़यादत में बनने वाली हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थीं। इस्माइल हानिया ने टेलीफोन पर नासिरुद्दीन शायर की मिजाज पुरसी की और कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह हमला एक खतरनाक जुर्म है और कौमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमास लीडर ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से कहा कि वो फौरी हमला आवरों को अंजाम तक पहुँचाएँ। नासिर पेशे से एक टीचर हैं, उनकी उम्र 61 साल है। फ़िलहाल वो नाब्लस के राफिदिया हॉस्पिटल में शरीक हैं। इंडिया ने फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे के तवस्सुत से $2.5 मिलियन मदद दी है। ये रकम फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों की तालीम, सेहत, इमदाद और समाजी खिदमात के लिए खर्च होगी। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के अहदेदार करीम आमिर ने बताया कि इस बर वक्त मदद के जरिए इंडिया ने फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों की भलाई का वादा पूरा किया है। उन्होंने आलमी इदारे की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। सलवान शहर में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों में कई फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। फौज ने एहतजाजियों पर रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की एक बंदरगाह में धमाके हुए हैं। ये धमाके एक ऐसे वक्त हुए जब एक दिन पहले ही रशिया और यूक्रेन का अनाज एक्सपोर्ट करने के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते पर तुर्की में दस्तखत किए गए थे। यूक्रेन के अहदेदारों ने बताया कि हफ्ते की सुबह उड़ीसा शहर की बंदरगाह पर 2 मिसाइल गिरे। यूक्रेन एयरफोर्स के चीफ ने इन धमाकों के लिए रशिया को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जानबूझकर यह हमला किया गया है और अनाज के जखीरे को निशाना बनाया गया है। जुमे को होने वाले समझौते के तहत रशिया ने इत्तेफाक किया था कि वो बंदरगाहों और अनाज के जहाज़ों पर हमले नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशंस ने इस समझौते को उम्मीद की किरण करार दिया था। यूक्रेन जंग की वजह से ब्लैक सी की बंदरगाहें नाकाबंदी का शिकार हैं, जिसकी वजह से कई मुल्कों में फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। यूक्रेन की फौज ने सोशल मीडिया पर बताया कि 2 मिसाइल बंदरगाह पर गिरे, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 मिसाइल्स को मार गिराया। एक मकामी रुकने पार्लियामेंट ने टेलीग्राम पर लिखा कि बंदरगाह पर हमले के बाद आग लग गई। ये मालूम नहीं हो सका कि क्या कोई हलाक या जख्मी हुआ। अमरीकी सफीर ने इस हमले पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि इसके लिए रशिया को जवाबदेह बनाना चाहिए। बाज़ खबरों में कहा गया कि उड़ीसा में कम से कम 6 धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं।
यूक्रेन के अहदेदारों ने मकामी लोगों से कहा है कि वो अपनी बंदरगाहों में छुप जाएं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि रशिया के 13 मिसाइल्स यूक्रेन के इलाके कैरवोल में गिरे। यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस और तुर्की से मुतालबा किया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रशिया अपने वादों पर अमल करे। उड़ीसा बंदरगाह पर हमले के बाद ये मुतालबा किया गया। इससे पहले अफ्रीकन यूनियन ने अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने के लिए रशिया यूक्रेन समझौते पर खुशी का इजहार किया था। इन पाबंदियों की वजह से खासतौर पर नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के मुल्क मुतासर हो रहे थे। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $270 मिलियन की नई फौजी मदद का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को अमेरिकन फाइटर जेट सप्लाई करने के इम्कान पर गौर कर रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ये बात बताई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वार्निंग दी है कि मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सिर्फ 3 महीने में जरदारी शरीफ माफिया ने पाकिस्तान को सियासी और मुआशी एतबार से घुटनों पर ला खड़ा किया है। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को पंजाब असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शिकस्त हुई है। हालांकि हालिया बाई इलेक्शंस में उसे कामयाबी हासिल हुई थी। पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे हुए। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की पार्टी के मैंडेट को चुरा लिया गया है। जुमे को पंजाब असम्बली में वोटिंग हुई थी। ये वोटिंग चीफ मिनिस्टर को बदलने के बारे में थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर बरकरार रहे। इमरान खान के लिए इसे एक धक्का करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी पार्टियां उम्मीद कर रही थीं कि वो हुकूमत बनाएंगी। कराची में एक एहतजाजी लीडर ने कहा कि इमरान खान का मैंडेट चुराया गया है। इन लोगों ने पाकिस्तान से धोखा किया है, अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया बाई इलेक्शंस में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें से तहरीक इंसाफ ने 15 पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के 4 और आज़ाद ने 1 सीट जीती। जुमे को कॉन्फिडेंस वोट में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए इमरान खान के उम्मीदवार परवेज इलाही के हक में 186 वोट डाले गए, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने 10 वोटों को गैर कानूनी करार दिया। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर अरकान असम्बली पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देते हैं तो उनके वोट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने में जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। तंजीमों ने श्रीलंका की नई हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे। जुमे को फौज और पुलिस ने एहतजाजियों को उनके धरना कैंप से हटा दिया था। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने सदर की हैसियत से हलफ लिया और नए वजीर आजम को मुकर्रर किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि हालिया क्रैकडाउन से श्रीलंका के अवाम को एक खतरनाक पैगाम गया है कि नई हुकूमत कानून की हुक्मरानी पर अमल नहीं करेगी बल्कि मुखालिफिन को सख्ती से कुचल देगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की और कहा कि ये शर्म की बात है कि नई हुकूमत ओहदे पर आने के चंद घंटों बाद ही इस तरह की चालें चल रही है। एहतजाजी लीडर्स ने कहा है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा। श्रीलंका बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है। इसके नतीजे में कई महीनों से एहतजाज हो रहा है और मुल्क में हुकूमत बदल गई है। इराक की मुजाहिमती शिया तंजीमों ने पार्लियामेंट से कहा है कि हाल ही में एक तफरीही मकाम पर तुर्की के हमलों का जवाब दिया जाए। असाब अहलुल हक तंजीम ने एक बयान में कहा कि हुकूमत, पार्लियामेंट और सियासी ग्रुप्स मिलकर इसका जवाब दें। हाल ही में कुर्दिस्तान इलाके में एक हमला हुआ था जिसके लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इराक की हशद शाबी तंजीम ने, जिसे ईरान की सरपरस्ती हासिल है, अपनी 8वीं सालगिरह के मौके पर फौजी परेड निकालते हुए ताकत का मुजाहरा किया। एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि यमन के हूसियों ने पिछले 48 घंटों के दौरान जंगबंदी की 227 खिलाफ वर्जियां की। हूसियों की तरफ से इस इल्ज़ाम पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बयान में IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ये प्रोग्राम न्यूक्लियर समझौता बहाल होने की उम्मीदों के लिए एक धक्का है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत रुकी हुई है। हाल ही में दोहा कतर में बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
ईरान ने कहा है कि सीरिया पर इसराइल के हवाई हमलों से दहशतगर्द मजबूत हो रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा की तर्जुमान नासिर कनानी ने सीरिया के दारुल दमिश्क के करीब इसराइल के ताज़ा हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और सीरिया के खिलाफ इसराइल की कभी न खत्म होने वाली कार्रवाइयों और जराइम को रोकना चाहिए। इसराइल वक्फे से सीरिया में ऐसे हमले कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर इन हमलों में ईरान और हिजबुल्लाह के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाता है। लीबिया के मिसराता शहर के करीब झड़पें शुरू हो गई हैं। एक दिन पहले दारुल त्रिपोली में भी अलग अलग ग्रुपों के दरमियान झड़पों की खबरें आई थीं। इस तरह लीबिया एक बार फिर खौफनाक खाना जंगी की दहलीज पर नजर आ रहा है। ईरान में सैलाब से कम 21 लोगों की मौत हो गई। फार्स सूबा सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अहदेदारों ने बताया कि 150 इमरजेंसी टीमें सबसे ज्यादा मुतासरा शहर इस्तवान में सरगर्म हैं। गवर्नर ने बताया कि जुम्मे को तेज बारिश के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी की लहर से 1700 जानें गई हैं। डब्ल्यूएचओ के रीजनल डायरेक्टर हांस क्लग ने एक बयान में कहा कि गर्मी की वजह से दूध पीते बच्चों और छोटे बच्चों और बूढ़ों को सख्त मुश्किलें पेश आ रही हैं। टेम्परेचर में इजाफे की वजह से यूरोप के कई मुल्कों में जंगल की आग के वाकयात पेश आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर कैंगरू कोर्ट्स की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। उन्होंने ऐसे चैनल्स के रवैये को तरफदाराना करार दिया और कहा कि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और उनकी मालूमात कम है। हाल ही में बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स किए थे। इसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीदें की गई थी। रांची में एक लेक्चर देते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि सोशल मीडिया में जजों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जज फौरी रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन इसे कमजोरी या लाचारी समझने की गलती नहीं करना चाहिए। जस्टिस रमना ने कहा कि मीडिया ट्रायल्स केसों का फैसला करने में रहनुमाई करने वाला फैक्टर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया में कैंगरू कोर्ट्स यानी गैर कानूनी और अनफेयर अदालतें चलाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस रमना अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की तरफ से तरफदाराना ख्यालात फैलाए जा रहे हैं, जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और सिस्टम को नुकसान हो रहा है। इस अमल के ज़रिए इंसाफ रसानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। जस्टिस रमना ने कहा कि ये लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं, जमहूरियत पीछे की तरफ जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंट मीडिया में किसी हद तक जवाबदही पाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदही नहीं है। सोशल मीडिया तो इससे भी बदतर है। मीडिया को खुद पर कंट्रोल का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि उसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल आवाम को तालीम देने और कौम को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हुकूमत ने उनकी इस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया था कि उन्हें रूबिया सईद अगवा केस में शख्सी तौर पर जम्मू की अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। 56 साला यासीन मलिक ने जुमे को कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। जेल अहदेदारों ने बताया कि उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है। यासीन मलिक ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि रूबिया सईद केस में वो खुद गवाहों पर जिरा करना चाहते हैं और अगर ये इजाज़त नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। रूबिया सईद साबिक मरकजी वजीर दाखिला और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। 8 दिसंबर 1989 को जब उनके वालिद मरकजी वजीर दाखिला थे, एक मेडिकल कॉलेज से उनका अगवा किया गया था और उन्हें छुड़ाने के लिए जेकेएलएफ के 5 मिलिटेंट्स को रिहा किया गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन की बंदरगाह पर मिसाइल हमले, अनाज एक्सपोर्ट पर समझौते के दूसरे ही दिन कार्रवाई। अमेरिका ने कहा रशिया को जवाबदेह बनाया जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $270 मिलियन की नई फौजी मदद का किया ऐलान। फाइटर जेट्स भी दिए जाएंगे। श्रीलंका की नई हुकूमत एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे, एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा। पाकिस्तान में लंका जैसे हालात दूर नहीं, पंजाब असेंबली में हार के बाद इमरान खान ने दी वार्निंग।
نابلس میں حماس لیڈر ناصر الدین پر قاتلانہ حملہ، تنظیم نے کہا فلسطینی اتھارٹی حملہ آوروں کو انجام تک پہنچائے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، نیوکلیئر ادارے IAEA نے کیا خبردار۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر کینگرو کوٹس چلائے جا رہے ہیں، ملک پیچھے جا رہا ہے، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، چیف جسٹس رمنا کا سخت خطاب۔ یاسین ملک نے تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی، ربیہ سعید کیس میں شخصی پیشی کی اجازت نہ دینے پر احتجاج۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔